नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़े ख़वातीन में। मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास G20 के केंद्र में यही मुख्य विषय है। भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास इसका जो है वो मुख्य विषय है। प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि महिलाओं की भागीदारी के बगैर वैश्विक विकास संभव नहीं है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि G20 के बाद क्या कुछ महिलाओं के लिए बदल सकता है, क्या उनके लिए बेहतर अवसर मिल सकते हैं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नीरा मिश्रा जी, जो द्रौपदी ड्रीम ट्रस्ट फाउंडेशन की फाउंडर प्रेसिडेंट हैं और पिछले 20 साल से महिला सशक्तिकरण पर काम कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साकिब सलीम, जो कि इतिहासकार हैं और महिलाओं की दृष्टिकोण से जो है वो इस पर हम चर्चा करेंगे। आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत है आवाज़े ख़वातीन में। शुक्रिया आपका बहुत बहुत हमें बुलाने के लिए और इस इम्पोर्टेंट विषय पर चर्चा करने जी। नीरा जी, जब हम बात करते हैं G20 की, महिलाओं को इसमें केंद्र में रखा गया है। इसमें लैंगिक समानता की तरफ कदम बढ़ाने की ओर जो है वो जोर दिया जा रहा है। नौकरी में बेहतर अवसर और बेहतर एनवायरनमेंट जो है, बेहतर तरीके से एक ऐसा वातावरण महिलाओं को दिया जाए जो कि उनको विकास करने के लिए प्रेरित करे, ना कि उन्हें पीछे धकेले। क्या कुछ हम इससे समझ सकते हैं नीरा जी? आप इसको व्यापक तौर पर अगर हमें समझा सकें। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब। आपने हमें एक मौका दिया कि मैं इस विषय पे बोल सकूं, क्योंकि इस विषय पे मैं खुद भी काम कर रही हूं। जैसा आपने कहा कि 20 साल से महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही हूं, और जैसा कि आपने कहा कि हमारी जो सरकार है अभी, उसका बिल्कुल बहुत ही स्पष्ट दृष्टिकोण है कि अगर देश की आधी आबादी को हम सक्षम नहीं बनाएंगे, देश को सक्षम बनाना आसान नहीं होगा। और हम उनको क्यों पिछड़ा माने? क्योंकि जेंडर इक्वालिटी को लेके उन्होंने देखा है, हम लोग ने हमारे भारत में हर समय महिलाओं ने एक ऐसा योगदान दिया है, बस उनको अवसर मिलने की एक कहते हैं जरूरत है। तो वो जो प्लेटफॉर्म उनको चाहिए, उसको एक जामी कहते हैं कि एक प्रॉपर उनको एक स्ट्रक्चर्ड वे में इस सरकार ने जो एक मुहिम चलाई है, और G20 का उन्होंने एक ये जो प्लेटफॉर्म भी दिया है। भारत बहुत भाग्यशाली है कि ऐसे समय में उसको G20 की ये जो अध्यक्षता मिली है, जहां की एक प्रोग्रेसिव सोच विचार वाली सरकार है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक 2-3 चीजें इसके बारे में स्पष्ट बताना चाहूंगी कि G20 के अंदर सरकार ने, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे देश ने G20 मनाया है। ये नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में बैठ के लोगों ने G20 में सारे सरकारी लोगों ने बैठ के काम किया, ऐसा नहीं। पूरे देश ने G20 को, तो इन्होंने अनेक अनेक वर्टिकल्स बनाए। एक G20 बिजनेस G20, C-G20 जैसे सिविल सोसाइटी G20, ऐसा इन्होंने WG20 बनाया। एक वैल्यू G20 बनाया, वैल्यू 20 बनाया। तो हर एक तरह के 20 हुए, और इस सब का उद्देश्य यही था कि हर प्लेटफॉर्म पे सब लोग बोल सके। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो हुई है वो ये हुई है कि देखिए, बिजनेस वालों के लिए तो बहुत फोरम, लेकिन जो महिलाएं हैं और स्पेशली जो सिविल सोसाइटीज है, जो C20 और W20 बना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। और उनके भाषण में जो G20 के अध्यक्ष जो बने, हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनके भाषण में उन्होंने स्पष्ट करा कि G20 एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, मौका देगा कि महिला सशक्तिकरण को हम आगे ले जा सकें। इसमें इनका जो कहते हैं कि इनकी जो सोच है, इनकी जो प्लान है, उसमें इन्होंने महिलाओं को हर स्तर पे आगे लाना है। उनका सशक्तिकरण कैसे होगा? सिर्फ उनको एजुकेशन देना सफिशिएंट नहीं है। एजुकेशन के साथ साथ उनको हर वो अवसर मिलना चाहिए, हर वो अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए कि वो उस नॉलेज को व्यवहारिक बना सके। जब तक ज्ञान व्यवहारिक नहीं बनेगा, तब तक किस बात का इम्पाक्ट?
तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, और जो C20 का भी बड़ा सुंदर एक इन्होंने हर चीज का उन्होंने एक सब टाइटल दिया। तो जो C20 कार्यक्रम हम लोगों को मिला था, हमारे ट्रस्ट को, उसमें उन्होंने, उनका बड़ा क्लियर था, इट इज कॉल्ड डाइवर्सिटी, इंक्लूजन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, कि हम दो अलग तरह के जेंडर हो सकते हैं, हम में डाइवर्सिटी है लेकिन हम में म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, और यूनिवर्सली सब जगह दो जेंडर्स हैं। तो हम हर एक जेंडर को, दोनों जेंडर को बराबरी का मौका दें, दोनों को रिस्पेक्ट करें। और रिस्पेक्ट समाज में इनफैक्ट महिला की जब ही आती है जब वो कंधे से कंधा मिला के अपने घर में, अपने समाज में और अपने देश के लिए योगदान दे सके। उस योगदान के लिए उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, जो एक G20 के द्वारा एक जो अलग से एक मुहिम चलाई गई है, अलग से एक प्रयास करे गए हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी जी साकिब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि महिला सशक्तिकरण जिस तरह से G20 के केंद्र में है, यहाँ शिक्षा की बात है, यहाँ नौकरियों में समान अवसर की बात है, यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट की बात है, क्लाइमेट चेंज में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो ऐसे ढेर सारे विषय हैं। जमीनी हकीकत क्या है और हमें लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि हम यहाँ पर पूरे समाज की बात कर रहे हैं। कुछ समाज ऐसे हैं जो जिनमें महिलाएं बहुत ही ज्यादा पिछड़ी हैं अभी तक। जी शुक्रिया सबसे पहले इस टॉपिक पर बात करने के लिए। इसमें हमें दो चीजें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो G20 की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। G20 की इम्पोर्टेंस ये है कि दुनिया की 20 बड़ी कंट्री जो कि इकोनॉमिकली सुपर पावर मानी जा सकती हैं, वो एक जगह आकर एक साथ बात कर रही है। यानी कि यहाँ पर जो बात होगी वो सिर्फ भारत की बात नहीं होगी, या सिर्फ अमेरिका की बात नहीं होगी, या सिर्फ इंग्लैंड की बात नहीं। तो पहली चीज ये है कि इतनी कंट्रीज और इसके अलावा और भी उसमें इनवाइटीज हैं, तो इतनी कंट्रीज जिसमें कि यूरोपियन यूनियन में तो एक साथ बहुत सारी कंट्रीज हैं, तो इतनी कंट्रीज एक साथ मिलकर बात करेंगी एक ही मुद्दे पर और कोई ना कोई कंसेंसस हासिल करने की कोशिश करेंगी। तो एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि एक दुनिया भर में एक माहौल बनाना, एक पब्लिक ओपिनियन बनाना और उस पर सरकारें वर्क भी करें, एक तरीके से उनके बीच एक आपसी तालमेल तय हो, जो कि औरतों के लिए बहुत जरूरी है। अगर दुनिया भर के फेमिनिस्ट मूवमेंट या विमेन मूवमेंट की बात करें तो ये चीज बार बार उठती रही है कि पॉलिटिक्स में औरतों की बात को पीछे या दरकिनार कर दिया जाता है एक लार्जर पॉलिटिक्स के तौर पर। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होगा कि मान लीजिए हिंदुस्तान है, जैसे अगर आप गौर करें तो आप अगर आप बात करें तो जो इंस्पिरेशनल स्टोरीज एम्पायर G20 एम्पायर जो कि विमेन एम्पावरमेंट का जो पोर्टल बनाया गया, उस पर 73 स्टोरीज ली गई। तो उसमें आपको कुछ स्टोरीज मिलेंगी जहां पर के कुछ लोग हैं जिन्होंने के जैसे बेल लेबोरेटरी के साथ रोहिणी श्रीवत्सा ने काम किया है। तो उनकी अब एक तरीके से अगर आप ये देखें तो आप एक ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं जिसने हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच एक ब्रिजिंग गैप की बात की है। उसके अलावा क्योंकि हम इसमें बात करने जा रहे हैं स्टार्टअप्स की, एक बहुत ही की इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि उठाया जा रहा है वो किया जा रहा है कि औरतें सिर्फ या महिलाएं सिर्फ बिजनेस का पार्ट नहीं बनेंगी, वो सिर्फ नौकरियां ना करें, वो नौकरियां दें भी। तो उसके लिए जरूरी है कि आज का जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है उसमें अलग अलग कंट्रीज के बीच, इकोनॉमीज के बीच कैसे वो एक्सचेंज कर सकती हैं, ये उन्हें पता होना चाहिए। ऐसा मतलब आप इस बात को समझिए, एक MNC बनना है, किरण मजूमदार शॉ का नाम इसमें है। अगर आप देखें तो इंस्पिरेशनल स्टोरीज में है जिन्होंने के उनका अपना एक बड़ा रोल है, उन्हें किसी तारुफ की जरूरत नहीं है, किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। तो उसी तरीके से एक चीज ये है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि रेज किया गया है, एजुकेशन। एजुकेशन भी आज के ग्लोबल समाज में किसी एक कंट्री से बंद कर नहीं रहता है। हम में से ज्यादातर लोग जो पढ़ते हैं वो कोशिश करते हैं कि एक दूसरी कंट्री में जाकर पढ़ें और फिर वापस आएं, और इस तरीके से एक्सचेंज प्रोग्राम चलते हैं। तो उन चीजों की भी बात होती है। तो अगर देखा जाए सरकारें जब इस पर थोड़ी सी जिसे कहते हैं ऑनेस्ट होंगी,
तो वो औरतों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत सारे नए एवेन्यूज खोल पाएंगी और खोल सकती हैं। और लगता है कि जैसे कि इस बार मतलब बहुत चीजों में महिलाओं को लेकर हम बहुत आगे बढ़े हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर बात की गई है ग्रास रूट लेवल पर। एक पॉइंट ये भी है कि ग्रास रूट लेवल पर महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है इन पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, वो बढ़ाना है। तो अगर आप गौर करें तो भारत में ये आज से नहीं है, भारत में बहुत पहले शुरू किया जा चुका है और हम काफी आगे बढ़े। ये एक अलग बात है, अभी तक हम वहां नहीं पहुंचे जो हमारा गोल था। वहां पर जाने की अभी और कोशिश है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं। और हम ये कहने की बात है, बहुत से लोगों को लगता है, शायद यूरोसेंट्रिक व्यू है उनका, उन्हें ये लगता है कि भारत में औरतों ने योगदान कम दिया है, महिलाओं ने योगदान कम दिया है। असल में भारत में महिलाओं ने योगदान हमेशा दिया है। अभी प्रधानमंत्री ने भी अपनी बात में कहा कि किस तरीके से भारत में जो एक तरीके से जो यहाँ का एक ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग है, उसमें औरतों का योगदान हमेशा से ज्यादा रहा है। और ये एक अलग बात है कि वो और अच्छा हो सकता है, उसे मॉडर्नाइजेशन के साथ, इसी में यहीं पर G20 का एक इंपॉर्टेंट रोल आएगा कि जो चीजें हमारे निचले स्तर पर हो रही हैं उसे किस तरीके से आप बाकी दुनिया तक फैला पाएंगे, कैसे ये कहानियां वहां तक पहुंचेंगी, कैसे यहाँ पर अगर कोई महिला अगर कपड़े का बिजनेस कर रही है तो वो कपड़ा अमेरिका तक पहुंचेगा, इंग्लैंड तक पहुंचेगा, तुर्की तक पहुंचेगा, सऊदी अरब तक पहुंचेगा, जो G20 पार्टनर्स हैं वहां तक उसका सामान वहां पर बिकेगा। ये चीज, या फिर एक महिला जो यहाँ पर पढ़ती है, एक स्कूल में पढ़ती है पटना में, वो किस तरीके से वो कल्चरल प्रोग्राम होंगी, या वहां के लोग यहाँ पर आकर, वहां की महिलाएं यहाँ पर आकर कैसे इंटरेक्ट करेंगी, तो वो चीजें जरूरी हैं। और यही G20 का सबसे बड़ा रोल है कि ये हमें एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव देगा। ये सिर्फ ये नहीं है कि हम अब अपने देश की बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं महिलाओं की एक दुनिया में, पूरी दुनिया की ज्यादातर, मतलब एक बड़े हिस्से की 60% के आसपास दुनिया G20 के अंडर आती है। तो इतने लोग आपस में अगर तालमेल करेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा, ये हमारा मानना है। जी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने साकिब। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वैश्विक विकास की बात हो रही है यहाँ सम्मिलित तौर पर, और जब हम बात कर रहे हैं कि निचले स्तर की महिलाएं जो अपना योगदान देती रही हैं, जो शायद सामने नहीं आ पाता कई बार, लेकिन बात की जा रही ट्राइबल विमेन की, रूरल एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो महिलाएं हैं, या सेहत को लेकर जो है उससे, उस क्षेत्र से जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं, इन सभी महिलाओं को लेकर जो है, और वो जो भी प्रयास कर रही हैं, या फिर पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, जो कि पारंपरिक तरीकों से जो किया जाता रहा है भारत में, ये सारी चीजें अब जो है वो वैश्विक स्तर पर आएंगी। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी कही जा रही है कि इंक्लूसिव कंसल्टेशन की बात है, यानी महिलाओं के साथ भी उसी तरीके से जो है उनके विचारों को सुना जाए, विचार विमर्श किया जाए। नीरा जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या अभी हम इसमें पीछे हैं? हाँ, अभी हम इसलिए इसमें पीछे हैं कि जो हमारी स्टडी रही है ग्रास रूट्स लेवल पे, ये जो पंचायती राज में 33% रिजर्वेशन, ये सब तो हो गया, लेकिन अभी भी चाहे कितनी भी महिलाएं आगे आ जाती हैं, उनकी आवाज नहीं आती। अभी भी प्रधान पति कह लीजिए या प्रधान विधायक कह लीजिए, जो भी कुछ हो, उनकी आवाज नहीं आती। तो इसके ऊपर हमें कुछ और ज्यादा कार्य करना है। और जहां तक कि बिजनेस या व्यापार का काम है, अभी जो हमारा इनिशियल बेबी स्टेप्स हुए थे 80 के तहत, हमारे जो शुरू हुआ था कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स भी बनेंगी, उसमें महिलाओं का भागीदारी 51% रह के मेल मेंबर्स ही एक्चुअली काम करते थे। लेकिन अभी जो फोकस आ रहा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे, विमेन लेड डेवलपमेंट, मतलब विमेन की अगुवाई में ही जो काम होगा उसको हम प्राथमिकता देंगे। तो अब जो सेकंड फिडल, जो हम कहते हैं सेकंड क्लास सिटीजन, जो हमारे महिलाओं को माना गया था, वो चीज हटके हम बराबरी का योगदान, बराबरी की शिक्षा, बराबरी का कंट्रीब्यूशन अपने देश की प्रगति में दे सकेंगे। इसके लिए हमारे जो प्रयास है, क्योंकि हम सचमुच हम देखते हैं कि कितनी भी महिला पढ़ लिख ले, कमा ले, लेकिन जब उसकी
उसकी विचार जानने चाहिए, या उसका जैसे कहना चाहिए कि उसका कंट्रीब्यूशन मानना चाहिए, वो नहीं होता है। हम तो कह रहे हैं कि हमारी गृहिणी भी, चाहे वो काम नहीं कर रही हो, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन इस देश के भावी पीढ़ी को तैयार करने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको कोई आप पैसे से नहीं जोड़ के तोल के सकते, लेकिन उनका इक्वल कंट्रीब्यूशन है उसमें भी कि हर बच्चे की, हर घर में हर वातावरण ऐसा हो कि महिला आगे वाली पीढ़ी को सही राह दे सके। तो महिला कंट्रीब्यूशन, विमेन लेड डेवलपमेंट का जब फोकस आ रहा है, तो वो विमेन लेड, जैसे हमने कहा कि इंटरनेशनली, अभी आपके डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा कहा कि ग्लोबल लेवल पे हमारे को ये पहचान दी जा रही है कि हम महिलाओं को पीछे छोड़ के तरक्की हमारी संभव नहीं है, क्योंकि आधी आबादी की तरक्की अगर हम नहीं करेंगे, आधी आबादी हमारे ऊपर एक बोझ बनेगी, तो आगे कैसे बढ़ेंगे हम। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट सोशल सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोशली विमेन की आवाज नहीं सुनी जाती। विमेन को एक एक्टिविस्ट बनना पड़ता है, तब उसकी आवाज सुनी जाती है। एक्टिविस्ट क्यों बने? अगर वो परफॉर्मर है तो परफॉर्मर की आवाज क्यों नहीं सुनी जाएगी? तो जो फर्क आएगा वो ये आएगा कि आपको एक्टिविस्ट नहीं बनना है, आपको परफॉर्मर बनना है। तब आप बराबरी के हिस्से से आपको हर बात में आपकी राय ली जाएगी। और इस हिसाब से आई थिंक पॉलिटिक्स में भी हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत कम है वर्ल्ड के। अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो हम लोगों को अपनी पार्लियामेंट में भी अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। तभी विमेन लेड डेवलपमेंट होगा। पॉलिसीज बनती हैं, लेकिन उस पॉलिसीज में विमेन का 10% कंट्रीब्यूशन होता है, 90% लोग। अब देखिए हमारा रिजर्वेशन बिल कैसे पड़ा हुआ है, कब से पड़ा है, वो हर बातों में पॉलिटिक्स में उलझ जाता है। तो जब विमेन सेंटर फोकस आ रही है, तो विमेन उसमें भी डिसाइड करेंगी कि भाई हाँ, हमारे समाज के लिए, हम सबके लिए ये भला है। तो ये चीज जो है, ये एक जो चेंज आएगा इस महत्वपूर्ण G20 समिट से, वो ये चेंज आएगा कि अब हमारी बात को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी, ज्यादा सीरियसली ली जाएगा, ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। और इसमें हम सोचते हैं कि हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम महिलाओं को और ज्ञान दें, उनको सशक्त बनाएं, ताकि उनकी आवाज उठाने की हिम्मत भी तो हो। हमारे यहाँ तो 90% वुमेन की आवाज उठाने की भी हिम्मत नहीं है। तो अभी आपने कहा कि कुछ तबके की महिलाएं ऐसी हैं उनको बोलने का मौका ही नहीं मिलता है। ये सब चीजों को हमें हटाना है, कुरीतियों को हटाना है। किसी भी समाज में हर इंसान को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, और बराबरी का जब ही मिलेगा जब उसको बराबरी की एजुकेशन होगी, बराबरी के मौके मिलेंगे, और वो बराबरी की हिस्सेदारी बनकर कंधे से कंधा मिला के चलेगी। तभी हम इस जो हमारा प्राइम मिनिस्टर का जो लोगो है हमारे G20 का, विमेन लेड डेवलपमेंट, उन्होंने बड़ा साफ कहा है अपने स्पीच में कि G20 एक बहुत बड़ा मौका है जिसमें विमेन लेड डेवलपमेंट को हम लोग प्राथमिकता देंगे। इसलिए बहुत सारी औरतों को एक वैल्यू जो करा, वो एक विमेन एम्बेसडर ने करा, C20 हम लोगों ने करा, द्रौपदी ट्रस्ट ने करा। इस तरह से बहुत सारी महिलाओं को आगे आने का एक कहते हैं प्लेटफॉर्म मिला। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि G20 एक नया, जैसे कहते हैं, पैराडाइम शिफ्ट इन द वे वी लुक एट women, in the way we look at their contribution. That paradigm shift will take place not only in India but globally. जी साकिब, फाइनेंशियल लिटरेसी की बात हो रही है, डिजिटल लिटरेसी की बात हो रही है महिलाओं के लिए। यहाँ सामाजिक चेतना की कितनी जरूरत है, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम तो है नहीं महिलाओं को, या हम कहें कि फ्रीडम टू मनी, फ्रीडम टू एजुकेशन, जिस तरह से जो हमेशा चर्चाएं होती रहती हैं, आपको क्या लगता है सामाजिक स्तर पर यह संभव है? नीतिगत निर्णय अलग होते हैं, लेकिन वास्तव में वो कितने ज्यादा जो है वो दिखाई देते हैं, और उनकी पालना किस तरह से करवाई जाती है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। साकिब, आप किस तरह से देखते हैं, और पूरे समाज को इसके लिए किस तरह से प्रयास करने बहुत पड़ेंगे? अच्छा सवाल किया है आपने। और अभी मैम ने एक बहुत अच्छी बात कही, और उन्होंने अभी ये बात नीति और समाज के बीच का जो फर्क है इससे समझाया कि एक प्रधान बनती है औरत, और फिर एक प्रधान पति होता है। होर्डिंग पर जब आप किसी गांव के बाहर जाएंगे तो जो औरत प्रधान सरपंच बनी है उसका नाम भी नहीं होता है, फोटो भी नहीं होता है,
फोटो लगा होता है प्रधानपति, उसका नंबर, उसका सब कुछ, और वो ऑफिशियली ऑफिसेज में जाता है, मतलब उस औरत नहीं जाती है। बड़ी अभी अमेजन ने एक प्राइम अमेजन पर एक सीरीज हुई थी पंचायत, जिसमें रघुवीर यादव थे। तो रघुवीर यादव उसमें प्रधानपति के तौर पर ही है तहसील में, और वो जाते हैं, वो मतलब उन्होंने बड़ी अच्छी, मतलब अगर आप देखें तो क्या होता है। तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि नीति बनाना एक अलग चीज है, कि हमने औरतों के खाते खोल दिए हैं, हमने औरतों को मोबाइल दे दिया है, लेकिन क्या महिला को ये आजादी है कि वो अपने खाते से अपना पैसा खुद विड्रॉ कर पाएगी या नहीं? ठीक है, या फिर क्या महिला को ये आजादी है कि वो अपने फोन से ये चीजें चला सकेगी, कि जी पे चला ले, फोन पे चला ले? क्या फोन पे चलाने की उसे आजादी है या नहीं? ये सवालात एज अ मुस्लिम पर्सन मैं आपको बता सकता हूँ, ये बहुत आम आपने बहस सुनी होगी, और आमतौर पे सब लोग कहते हैं और कि कुरान में औरत को ये हक दिया गया, ये राइट दिया गया। लेकिन मसला ये नहीं है कि राइट दिया गया है कुरान में, मसला ये है कि वो राइट समाज में सच में मिलता भी है या नहीं। जब वो आप नीति बना देना एक अलग चीज है, कि हमने एक लॉ बना दिया है, हमने कहा कि औरत को इतना प्रॉपर्टी में राइट मिलेगा, लिखा है, लेकिन मिलता किसे है? औरत को, अगर आप मुस्लिम समाज की बात करें, मैं मुस्लिम समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, हमारे यहाँ महिलाओं को दहेज नहीं देना होता है, लेकिन मर्द को एक मेहर देना होता है, जो कि सुहाग रात से पहले देना जरूरी है। सुहाग रात तो छोड़िए, लोग उसे माफ करवाते हैं, और अगर कोई औरत माफ ना करे, मना कर दे, तो एक तरीके से उसे सामाजिक बहिष्कार तक भी कुछ जगहों पर झेलना पड़ जाता है। कुछ इलाके हैं बहुत पढ़े लिखे, मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% है, 10% लोग ऐसे हैं जो इसे फॉलो करते होंगे, लेकिन 90% लोग, अगर औरत अपना ये हक मांग ले कि मुझे इतने पैसे चाहिए, अगर हक से मांग ले, तो वो होगा ही नहीं। तो सबसे पहले ये जो बात है कि समाज में ये बदलाव लाना जरूरी है, औरत को ये समझना जरूरी है कि ये पैसे उसके हैं। हमने ऐसे केसेस देखे हैं, रत्ना जी आप खुद ऐसे लोगों को जरूर जानती होंगी, जो अच्छी अच्छी नौकरियां औरतें करती हैं, महिलाएं करती हैं, लेकिन उसके बाद उनके जो अकाउंट में जो सैलरी अकाउंट होते हैं, वो या तो उनके ससुराल वाले चलाते हैं या उनके पति चलाते हैं, उन्हें पता भी नहीं है कि उनके पैसे कहाँ जाते हैं। सरकारी नौकरियां होती हैं, अफसर होती हैं महिलाएं, लेकिन ये चीजें नहीं होती हैं। तो समाज में, और इसीलिए ये जो G20 की बात आई, मैंने क्यों कहा कि ये बहुत बदलाव हो सकता है, जरूरी नहीं है हो जाए, लेकिन बहुत ऐसे मौके आते हैं। लेकिन ये एक मौका है, वो इसलिए है कि जब आप अपने घर के बाहर का माहौल देखेंगे, यानी कि एक भारतीय महिला है, ठीक है, बहुत महिलाएं नहीं मिल पाएंगी, 10 महिलाएं तो भारत की मिलेंगी, वो अमेरिका की महिला से मिलेंगी, वो तुर्की की महिला से मिलेंगी, वो सऊदी अरब की महिला से मिलेंगी, सऊदी अरब वाली महिला यहाँ की महिलाओं से मिलेंगी, तो वो यहाँ से सीखेंगी, यार यहाँ पे तो ऐसा भी होता है। हम हमारे यहाँ वाले सोचेंगे यार वहां पे तो ऐसा भी होता है, तो आपस में कुछ सीखेंगे और उससे कुछ नई चीज वो सोच पाएंगे। अगर आप, मैं एक इतिहासकार हूं, मैं आपको बता सकता हूं, दुनिया भर में जो नेशनलिज्म के जो मूवमेंट चले 1920-30 में, वो कहीं ना कहीं तभी आए जबकि लोग यूरोप पढ़ने चले गए। सुभाष चंद्र बोस यूरोप गए, ठीक है, आप जाके देखिए, आप नेहरू जी गए, यूरोप गए, यूरोप से वापस आए, उन्होंने कहा वहां पे तो इतनी आजादी होती है, वहां पे तो पुलिस वाला किसी को कुछ कह भी नहीं सकता है, हमें क्यों आजादी नहीं है? तो उन्होंने आजादी मांगी। ऐसे ही जब औरतें, जब महिलाएं सामने इंटरेक्ट करेंगी, तो उन्हें ये पता चलेगा, अच्छा वहां पे तो अपनी सैलरी अकाउंट से खुद पैसे निकालते, हम क्यों नहीं निकाल रहे हैं? तो 10 औरतों में ये चेंज आएगा, वो आगे बताएंगे, तो ये मौका है। अब ये मौका इस्तेमाल होना, ये भी जरूरी है, और ये सिर्फ सरकार के हाथ में नहीं है। सरकार का काम सिर्फ इतना है, मौका दे दे, जैसा कि आपने कहा नीति बना दी, बात हो गई, लेकिन समाज को बदलना हमारा काम है, आपका काम है, जितने लोग ये सुनते हैं, जितने लोग वहां देखते हैं, उनका काम है। वो वहां पे डेलीगेट बन के जाएंगे, वो वहां से सीख कर आए, वो आगे 10 लोगों को बताएंगे, जरूरी है। चेन खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चेन खत्म हो जाती है और बार बार होता है। ये ऐसा नहीं है कि भारत में पहली बार महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है। 80 की दहाई में क्या नहीं हुआ है, 70 की दहाई में क्या नहीं हुआ, 90 की दहाई में क्या नहीं हुआ, या फिर अभी पिछले
10 साल में हम क्या नहीं देखते हैं, लेकिन फिर वही है कि वो आखिरी औरत तक पहुंचना चाहिए, आखिरी महिला तक पहुंचना चाहिए, आखिरी बच्चे तक पहुंचना चाहिए, हमारे समाज के आखिरी मर्द तक भी पहुंचना चाहिए। औरतें सशक्त होंगी तो ऐसा नहीं है कि औरतें सशक्त होंगी। पाकिस्तान की एक मशहूर फेमिनिस्ट थी, ऑथर किश्वर नहीद, उन्होंने एक बार ये लिखा है, बहुत अच्छी बात मुझे लगी थी। उन्होंने ये कहा था कि जिस समाज में हम रहते हैं, थर्ड वर्ल्ड में हम लोग रहते हैं, हम वहां पे ये बात कैसे कर सकते हैं कि महिला को खाना मिला या नहीं, हमें ये बात करनी पड़ेगी कि पूरे घर को खाना मिला या नहीं। औरत जब खाना कमाएगी तो उसके पति को भी मिलेगा, उसके बेटे को भी मिलेगा, सिर्फ औरतों को नहीं मिलेगा। वो पूरे समाज का सशक्तिकरण है, हमें उस सशक्तिकरण की बात करनी है, तो वो आखिरी पायदान तक जाना चाहिए, तो वो जरूरी है। और शायद G20 वो मौके का इस्तेमाल अभी देखना बाकी है। मौका है जहां पर के महिलाओं से मिलेंगी और शायद कुछ नया सोचें, और ये नई सोच ही हमेशा क्रांतियां लाती हैं। क्रांति हमेशा आ जाए जरूरी नहीं है, लेकिन क्रांति का मौका जरूर पैदा करेगी। बहुत अच्छी बात कही आपने कि क्रांति का मौका पैदा किया गया है, तो अब ये जिम्मेदारी हो जाती है समाज की कि वो इस मौके का फायदा किस तरह से उठाती है और किस तरह से महिलाएं इससे लाभान्वित होती हैं। आपने जो बात कही कि पूरे परिवार को खाना मिला या नहीं, भारत में जिस तरह की एक परंपरा देखी जाती है या ज्यादातर जगहों पर कि महिला को अन्नपूर्णा का दर्जा दे दिया जाता है, लेकिन वो अन्नपूर्णा का दर्जा दे दिया जाता है और महिला जो है वो अपने हिस्से का खाना वो भूखी रह परिवार के जाती है, बाकी सदस्य को खिला देती है और खुद जो है वो कुपोषित हो जाती है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि उसकी सेहत से जुड़ी हुई हैं। G20 का एक महत्वपूर्ण जो विषय है महिलाओं से संबंधित, वो महिलाओं की सेहत भी है। यहाँ पर हम एक बात और करेंगे कि जब महिलाओं को उनके अधिकार देने की बात आती है तो पूरा समाज जो है वो एक उनके भीतर एक मौन सहमति होती है, वो कहीं ना कहीं महिलाओं के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। नीरा जी, आपसे हम बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे कि किस तरह की क्रांति लाने की जरूरत है। अब मौका तो दे दिया सरकार ने। बिल्कुल क्रांति लाने की जरूरत है और हमें महिलाओं के अपने 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 हक के लिए क्रांति लाएंगी तो हम लोग का जो उद्देश्य होना चाहिए या बन गया है अब, और हम सशक्त अपने अपने उद्देश्यों में और सशक्त होके हम हर महिला तक ये बात पहुंचाएं कि वो अपने 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 राइट्स, अपने ड्यूटीज जाने, सिर्फ राइट्स नहीं ड्यूटीज भी, क्योंकि ड्यूटी उसकी किसके प्रति है, अपने अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति और अपने देश के प्रति। और उस ड्यूटी को निभाने के लिए उसको कुछ हक चाहिए। वो हक उसके एजुकेशन के हैं, गुड हेल्थ के हैं। देखिए आप कितनी भी पढ़ाई लिख लो, आपकी गुड हेल्थ नहीं है तो आप किस तरह से काम करोगे, आपका परिवार कैसे स्वस्थ होगा। तो ये बहुत क्रांति लाने के लिए हर एक महिला के अंदर हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम वो चिंगारी डालें कि देखो अब समय आ गया है, हमको दुनिया से सीखना है और दुनिया को सिखाना है। हमारी बहुत सारी हमारी अच्छाइयां हैं महिलाओं में, लेकिन वो अच्छाइयां कभी कभी हमारी कमजोरी बन जाती हैं। जैसे अभी आपने कहा कि अन्नपूर्णा है, सबको खिलाती है लेकिन खुद भूखी रह जाती है। तो ये अच्छाई कमजोरी में नहीं बदलनी चाहिए। हम तभी सबको खिला सकते हैं जब हमारा पेट भरा हो, हम भी भूखे ना हो। तो ये जो क्रांति लानी है, ये क्रांति बहुत महत्वपूर्ण है और हमको, जैसे अभी हमारे हिस्टोरियन साहब ने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है, हमें एक मौका मिला है और इस मौके के लिए हम एक्चुअली आभारी हैं कि हमारे देश के जो कर्ता धर्ता है उन्होंने ये बात को सोचा। पहली बार इस तरह का एक सम्मेलन में एक महिला प्राथमिकता के विषय में बात हो रही है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल नीरा जी, समय कम है, मैं एक और सवाल करना चाहती हूँ कि जब बात हो रही है कि एक बेहतर एनवायरनमेंट देने की, बेहतर इकोसिस्टम देने की महिलाओं को काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो यहाँ पर हमें क्या करने की जरूरत है? देखिए, एक बेहतर एनवायरनमेंट देने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम उन सब मर्दों को, उन सब मेन को, उन सब आदमी लोगों को जो महिलाओं के इर्द गिर्द है, उनको भी सक्षम बनाए, उनका भी विचारधारा को बदले। बिकॉज औरत कैसे पीड़ित होती है जब उसके आसपास जो मर्द हैं या उसके आसपास जो अशिक्षित लोग हैं वो उसको पीड़ित करते हैं। तो हमारा एक तो वो एनवायरनमेंट है, एक हमारी जो पॉलिसीज एक्चुअली महिला को
काम करने के लिए जो वातावरण चाहिए वो उस चीज को और सुदृढ़ बनाना है, उसको जो फाइनेंशियल इंक्लूजन, देखिए हमको याद है अभी भी 10-15 साल पहले हम लोग ने लड़ाई लड़ी थी, एज आई वाज एन एक्सपर्ट कमेटी मेंबर इन मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, महिला को लोन लेने के लिए या उसके घर वाले के कोई मेल मेंबर जब गारंटी देगा तब उसको लोन मिलेगा, तो 5 लाख तक का लोन महिला को मिल सकता है विदाउट एनी गारंटी। तो इस तरह की और चीज को आगे बढ़ाना है। इंक्लूजन एनवायरनमेंट जब ही मिलेगा जब महिलाओं की जो पॉलिसीज है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट होगी, जैसा हमारे हिस्टोरियन साहब ने कहा कि इम्प्लीमेंटेशन में हमारे यहाँ गड़बड़ है। इसके लिए हमें जागरूक होना है, हमें सतर्क होना है और जो जो पॉलिसीज बनी है उनको महिलाओं तक लेके जाना है ताकि वो जान सके, समझ सके और फिर हमें उनको फैसिलिटेट करना है, क्योंकि महिलाएं इनिशियली उनको थोड़ा सी हिचक होगी क्योंकि बहुत ज्यादा हमारे यहाँ कुरीतियां फैली हुई है पूरे समाज में महिलाओं के प्रति। तो ये चीज को हमें हमारी जिम्मेदारी एज समाज सेविका बनती है, आवाज़े ख्वातीन की जिम्मेदारी बनती है, हमारे हिस्टोरियंस की, उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें उजागर करी हैं कि देखिए इम्प्लीमेंटेशन लिखा कुछ है लेकिन वो होता क्यों नहीं है। तो हमें जागरूक करना है और ये क्रांति में हम सबको भाग लेना है और इस क्रांति को हटा के, जैसे हमने कहा, इंक्लूजन, डाइवर्सिटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट में बदलना है कि हम सब एक दूसरे के रिस्पेक्ट करेंगे लेकिन हम अपने अपने तरीके से हम जिएंगे और जीने में भी हम किसी एक दूसरे को घायल नहीं करेंगे, इस किसी को आहत नहीं करेंगे। तो तभी क्रांति एक समन्वय के साथ चलेगी, तभी उसका कोई मतलब है, दूसरे को दबा के और आगे चल के नहीं होगा। तो हमें महिलाओं को सशक्त करने के लिए हमको मेल मेंबर्स को सशक्त करना बहुत जरूरी है, उनकी लाइफ में चारों तरफ जो मेल मेंबर्स है वो बहुत जरूरी है। जी साकिब, यहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हुई, सम्मान, महिलाओं के प्रति सम्मान की बात हुई, तो उसी से जुड़ा हुआ विषय है महिला सुरक्षा। इस पर आपसे हम 2 शब्द चाहेंगे। महिला सुरक्षा पर बहुत सी बातें होती रहती हैं लेकिन फिर से वही समाज में जाती है बात, जैसा कि अभी नीरा जी ने भी कहा और बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि आसपास के मर्दों को भी सेंसिटाइज करना, यानी कि उन्हें भी समझना, उन्हें सिखाना, उन्हें पढ़ाना, ये जरूरी है। औरत को खतरा किससे है? औरत को खतरा मर्दों से है, ज्यादा मर्दों से है, औरतों से भी है लेकिन मर्दों से खतरा है। तो मर्दों को ये समझाने की जरूरत है कि उनसे, उनके आसपास की महिलाओं को खतरा ना हो और क्यों ना हो, या उनके किस व्यवहार से औरत अपने आप को खतरे में महसूस करती है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। और औरत, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि औरत को सिर्फ माँ, बहन, बेटी के लेंस के बाहर निकालना होगा। आपको उसे एक नागरिक मानना होगा, एक इंसान मानना होगा। आप इंसान मानेंगे तो आप ढंग से रहेंगे। आप इंसान मानते ही नहीं है ना, आप औरत को क्या मानते हैं कि ये उसकी बहन है इसलिए मैं तमीज से हूँ, ये उसकी बेटी है इसलिए मैं तमीज से हूँ, ये उसकी पत्नी है इसलिए मैं तमीज से हूँ। जैसे ही आप उसके बाहर निकले, आप वैसे बर्ताव नहीं करते जैसा आप मर्दों के साथ करते हैं। तो मर्दों को ये सीखने की जरूरत है कि जैसे वो इंसान है ऐसे ही औरत भी इंसान है, वो कमतर नहीं है। सिर्फ इतना अगर हमने कर दिया तो सुरक्षा खुद ब खुद आ जाएगी, हमें अलग से पुलिस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, बहुत अच्छी बात कही साकिब आपने। नीरा जी, आप दोनों ने बहुत ही अच्छी तरह से इस पूरे विषय को समझा, विश्लेषण किया और यहाँ ये सीखने को मिलता है कि ये मौका तो हमें मिल गया है महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए, लेकिन उसके लिए पूरे समाज को ईमानदार कोशिश करनी होगी, तब कहीं जाके हम इसमें कामयाब हो पाएंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।